हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के अंदर सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है? डेंसिटी आप कह सकते हैं सघन, कितना सघन है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम 1, 2, 3, जिसके अंदर एक फ्लूइड है। अब सबसे पहले इसके देखिए, इतनी वॉल्यूम के अंदर सेम मास आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? कम डेंस है, इसकी डेंसिटी जो है वो लो है। ठीक है, सघनता कम है, मतलब कि सेम मास ऑफ फ्लूइड है, पहले उसको क्या किया? इतनी वॉल्यूम के अंदर फिट किया। अब यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होगी? सघनता क्या होगी? कम, लो हो गई। ठीक है, बहुत ही कम सघन है। उसके बाद जैसे ही इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया गया, अब देखिए वॉल्यूम कम हो गई, मास फ्लूइड का उतना ही है। इट मीन्स इसकी डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, मीडियम हो गई। ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर थोड़ा सा कंप्रेस किया गया तो कितना एरिया रह गया? सिर्फ इतनी वॉल्यूम रह गई। इतनी वॉल्यूम के अंदर सारा का सारा मास कंप्रेस हो गया। इट मीन्स यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई? इसकी हाई डेंसिटी हो गई। तो एक ही फ्लूइड जिसके मास को कम, मास का जो मास तो सेम है, मास को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी वॉल्यूम को कम करके उसकी डेंसिटी हाई कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बात करते हैं कि डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम मतलब कि क्या हो गया? यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? जैसे मीटर क्यूब हो गया, ये क्या है? यूनिट। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मास ऑफ फ्लूइड आ सकता है? 1 यूनिट क्यूब के अंदर। अब 1 मीटर क्यूब का आपके पास क्या है? आपने क्या किया? एक टंकी बना रखी है। ठीक है, एक टंकी बना दी आपने। उस टंकी की शेप कैसी है? वो रेक्टेंगल शेप की है। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशंस है वो कैसी हैं? अब ये जो टंकी है ये 1 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और जो पीछे की ओर ये गहरी है वो भी कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ऐसी ये टंकी है। अब इसके अंदर क्या है? कितना, सबसे पहले अगर आप वाटर डालें, ठीक है, तो वाटर इसके अंदर कितना आ जाएगा? लगभग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना वेट किसका आ जाएगा? जो मास है वो किसका आ जाएगा? वाटर का आ जाएगा। किलोग्राम में आप मास मापते हैं, तो ये क्या हो गया? मास हो गया। मास किसका? वाटर का। तो अगर 1 मीटर क्यूब की टंकी, अपन ने क्या बोला? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास मतलब कि वॉल्यूम यहाँ पे कितनी होगी? 1 मीटर क्यूब होगी ना। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब हो गई। तो ये तो होगी वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के अंदर कितना वाटर आ सकता है? तो 1000 किलोग्राम। तो वाटर की जो डेंसिटी है, जहाँ इसको अपन बोलते हैं कि मास डेंसिटी, तो नाम होता है डेंसिटी और मास डेंसिटी, दोनों लिखे मिल सकते हैं। तो इसकी मास डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम मास 1 यूनिट क्यूब के अंदर आ सकता है, मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इसकी मास डेंसिटी होगी, या इसको अपन डेंसिटी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन मरकरी की बात करें, मरकरी फ्लूइड की फॉर्म में कितनी आ सकती है इसी टंकी के अंदर? 1 मीटर क्यूब के अंदर 13600 किलोग्राम। इतनी जो पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब की टंकी में इतनी डेंसिटी उसकी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब आप इसकी डेफिनेशन वो भी याद कर लेते हैं, फार्मूला। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऊपर क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। मास को अपन किस में मापते हैं? किलोग्राम के अंदर, और वॉल्यूम को अपन किस में मापते हैं? मीटर क्यूब के अंदर। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला ये हो गया m डिवाइडेड बाई b, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है बेटा स्पेसिफिक वेट। अब देखो वहाँ पे इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी या डेंसिटी, उसके अंदर अपन ने क्या ऊपर रखा था? मास ऊपर रखा था। लेकिन जब अपन स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वेट का मतलब है कि वेट कितना आ सकता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉल्यूम के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम ही आएगा।
ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना वेट आ सकता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना वेट आ सकता है। ठीक है, वही टंकी है अपने पास 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की। ठीक है, अब पहले क्या किया था, उसका मास कैलकुलेट किया था। अब थोड़ी सी यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है बेटा, 1 मीटर इस तरफ है, 1 मीटर इस तरफ है, 1 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गई, एक ऐसी चीज़ बन गई, एक क्यूब ही बन गई जिसके अंदर क्या है 1 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसके अंदर एक समझने वाली चीज़ है, ये वेट आपा की अपनी कोई भी चीज़ आपा खरीदने जाते हैं, आपा क्या करवाते हैं, उसका वेट करवाते हैं। तो वेट क्या होता है एक्चुअल में, वेट तो किस में आना चाहिए, न्यूटन्स के अंदर आना चाहिए वेट तो, लेकिन अपना किस में आता है, जब आपा किसी चीज़ को कैलकुलेट करवाने जाता है, वेइंग मशीन किस में कैलकुलेट करके देती है, वो किलोग्राम में कैलकुलेट करके देती है। एक्चुअल में जो वेट का फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा 9.81 रहती है, ये परमानेंट है, ये फिक्स है। ग्रेविटी जो धरती की खुद के और अट्रैक्शन की फोर्स है वो कितनी रहती है, 9.81। तो जब इसके अंदर आप मास से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके एक्चुअल फोर्स आती है जो धरती की ओर लग रही है। तो W क्या है, W एक फोर्स है, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जो कि किसकी ओर लग रही है, टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर की ओर ये फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये वेट क्या है, जो आप वेइंग मशीन पर चढ़ते हो तो ग्रेविटी आपको अपनी ओर खींचती है, आपके मास को। अगर आपके अंदर ज़्यादा मास है तो उसको ज़्यादा खींचेगी, अगर आपके अंदर कम मास है तो उसको कम खींचेगी। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इंटू ग्रेविटी। जितना ज़्यादा मास होगा उतने ज़्यादा ग्रेविटी, तो फिक्स है 9.81। अब मास मतलब कि जो किलोग्राम के अंदर अपन मापते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ग्रेविटी ज़्यादा होगी। अब आप क्या बात कर रहे थे कि जो वेइंग स्केल्स होते हैं वो हमेशा किलोग्राम में मापते हैं, वो मास को न्यूटन, एक्चुअल में वो वेट कर रहे हैं। अगर वो वेट कर रहे हैं तो वो न्यूटन में मापना चाहिए, लेकिन वो मापते किसके अंदर है, किलोग्राम के अंदर माप रहे होते हैं वो। इट मीन्स वो पहले ही आपको डिवाइड करके बताते हैं। अगर आपका वजन 62 किलोग्राम आया है, इट मीन्स आपका जो वेट है वो 62 किलोग्राम नहीं है, ये क्या है, ये आपका मास है, मास 62 किलोग्राम आया। अगर वेट निकालते तो कितना आता, 62 इंटू 9.81, इतना क्या आता आपका टोटल वेट होता है। ठीक है, तो वेट अलग होता है, आप उसके अंदर मास ही कैलकुलेट करवा के लाते हैं उनसे। तो अपना यहाँ पे मुद्दा भी मास का ही है, चलो छोड़ो इसको, इस पूरे प्रोसेस को, ये तो एक समझने का टॉपिक था। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, यहाँ पे आ गया। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला, सबसे पहले इसको जो अपन ने डेंसिटी पढ़ा था, डेंसिटी को किससे मापते हैं, ये रो का सिंबल होता है, इससे डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, डेंसिटी, ये डेंसिटी का सिंबल है। ऐसे ही स्पेसिफिक वेट का सिंबल है गामा। ठीक है, गामा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय V। अब यहाँ पे W क्या है, वेट है, और V क्या है, वॉल्यूम है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना वेट आ जाएगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम मतलब कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर मतलब कि 1 मीटर क्यूब एक यूनिट वॉल्यूम हो गई। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है या कोई और फ्लूइड आ सकता है, तो वाटर कितना आ सकता है, वेट अगर करें तो 9810। ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कितनी है, 1000। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और, आप इसको पहले इसको छोड़ दो एक बार। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा है, यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया, सिर्फ इतने फार्मूले पे ध्यान दो, इस फार्मूले पे। ये फार्मूला क्या है, गामा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई B। अब W की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा कि W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो गामा इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मास इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करें तो मास डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे देखो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर है। तो इस मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो गामा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। गामा किसके बराबर हो गया, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के बराबर। स्पेसिफिक वेट किसके बराबर हो गया, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के बराबर। अब मैंने आपको क्या बताया था, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 पर मीटर
क्यूब, और ग्रेविटी कितनी होती है 9.81 रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक वेट कितना हो गया 9810 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं बेटा स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वेट जब अपन ने किया था तो वेट को ऊपर रखा था, वॉल्यूम को नीचे रखा था। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम ऊपर आएगा, नीचे क्या रखेंगे जो परमानेंट यूनिट है। वेट परमानेंट यूनिट नहीं है, परमानेंट यूनिट क्या है मास। तो अपन क्या लिखेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। एक यूनिट मास के अंदर कोई किसी फ्लूइड की यूनिट मास है। ठीक है, 1 किलोग्राम मान लो वाटर है, वो कितनी वॉल्यूम घेरेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप बोल रहे थे कि एक जो मीटर क्यूब वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मास आ जाएगा। अब आप बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम मास है, पहले ही अपने पास फ्लूइड ही 1 किलोग्राम है, वो कितना एरिया घेरेगा, कितनी वॉल्यूम के अंदर वो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा वॉल्यूम आ जाएगा V, और नीचे क्या आ जाएगा मास आ जाएगा M, और इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ठीक है, स्मॉल v से इसको कैलकुलेट किया जाता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ की वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके अंदर आती है मीटर क्यूब के अंदर, और मास किस में आता है किलोग्राम के अंदर। तो V का फॉर्मूला यूनिट क्या बन जाएगी, ये हो गई उसकी यूनिट। ठीक है, यूनिट कैलकुलेट करना भी सीखेंगे साथ के साथ। यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम कितने मीटर क्यूब एरिया घेरेगा। ठीक है, हो सकता है 0.01% एरिया घेरे। ठीक है, हो सकता है 1 किलोग्राम फ्लूइड अगर उसमें डाल दिया, बहुत ही कम डेंसिटी का फ्लूइड है, तो वो मीटर क्यूब को पूरा भर ले। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा इस डायग्राम से समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी दो चीज़ों के आपस में कंपैरिजन से बनती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे इसको S से लिखा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड एंड गैसेस, ऐसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की बात हो रही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस दैट यू वांट टू कैलकुलेट। अब जैसे आपने कोई ऑयल है, ठीक है, जब ऑयल है, जब कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हो गया फ्लूइड, उस फ्लूइड की आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है, तो उसको कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ। स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन है भाई, दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड फ्लूइड है जिसका नाम है वाटर। ठीक है, और कोई भी फ्लूइड को इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस दैट यू वांट टू कैलकुलेट स्पेसिफिक, जिसकी भी विच एवर यू वांट टू कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और किसके साथ कंपैरिजन करेंगे उसका वाटर के साथ। इससे क्या है, एक यूनिट आएगी अपने पास, उससे अपने को पता चलेगा कि ये वाटर से इतनी ज़्यादा हैवी है। ठीक है, अब जैसे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं आप, डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कोई भी सब्सटेंस जिसकी आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है। अब जैसे बात करते हैं आप मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कौन सा, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, मैंने आपको बताया था 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना आ जाता है 13,600 किलोग्राम, और उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, नीचे वाटर के साथ। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब कट गया, 1000 से क्या कटेगा 13.6 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
मर्क्यूरी। ठीक है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 13.6, मतलब कि ये वाटर से 13.6 गुना ज़्यादा हैवी है। ऐसे ही आप हर एक चीज़ को कंपेयर करके देखते रहेंगे। अब आपको पता चला कि एक बॉटल के अंदर अगर वाटर 1 kg पड़ रहा है, एक बॉटल आपने ऐसी परमानेंट ले ली जिसके अंदर वाटर कितना पड़ रहा है 1 kg पड़ रहा है, तो उसके अंदर अगर आप मरकरी डालोगे तो वो कितने kg की हो जाएगी 13.6 किलोग्राम की हो जाएगी। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड की, तो कंपैरिजन करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के साथ उसका कंपैरिजन कर देंगे। ऐसे ही अगर आपने गैसेस की निकालनी हो तो स्टैंडर्ड गैस कौन सी है एयर। ठीक है, उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे एयर के साथ कर देंगे। ठीक है, तो ये आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा डायनामिक विस्कोसिटी, या इसको अकेला विस्कोसिटी भी बोला जाता है, सिंपल विस्कोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है म्यूम से। ठीक है, अब विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो ना होने का जो रेजिस्टेंस, अब किसी चीज को बहाया जाए, वो बहने से रुकने की जो उसकी फोर्स है, फ्लूइड खुद को रोकेगा कि मैं ना बहूं, आगे ना जाऊं। ठीक है, तो ये जो आगे बहने से उसके रोकने की ताकत है, रेजिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हैं विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हर एक फ्लूइड की अलग होती है। ठीक है, अगर किसी फ्लूइड को यहाँ पे बिछाया जाए एक तो पूरा ही फैल जाएगा। ठीक है, एक फ्लूइड जो है खुद को इकट्ठा करके रखेगा सिकोड़ के, उसकी विस्कोसिटी जो है ज़्यादा है। ठीक है, विस्कोसिटी कम होती जाएगी, फ्लो बढ़ता चला जाएगा उसका। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है, जिसको म्यूम से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको कैलकुलेशन का क्या तरीका होता है, देखो आप इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे अपने को समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप मान लो कि एक ओपन चैनल है, इस ओपन चैनल के अंदर क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक फ्लूइड क्रॉस कर रहा है, इससे एक फ्लूइड जा रहा है इसके ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उस फ्लूइड की लाइन बना देता हूँ, ये फ्लूइड की ऊपर वाली लाइन है, अपर लाइन। ठीक है, आप साइड से इसको देख रहे हैं तो फ्लूइड यहाँ से बह रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरफ को जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कि अपन ने इस जगह पे एक पार्टिकल्स, पूरे पार्टिकल्स रख दिए फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड के अंदर ऐसे पार्टिकल्स रख दिए जिनको अपन देख सकते हैं, थोड़ी देर के बाद दोबारा चेक करेंगे। तो वो फ्लूइड पार्टिकल्स क्या होगा बेटा, जो ये नीचे रेजिस्टेंस बन रहा है, देखो ऊपर से तो ओपन चैनल है, ऊपर से तो कोई रेजिस्टेंस बन नहीं रहा उसके ऊपर, लेकिन नीचे ये जो इसकी नीचे वाली जो पट्टी है, जो आप नाली में कह सकते हो, नाली के अंदर फ्लूइड बह रहा है, तो नाली की जो नीचे वाली पट्टी है उसके साथ जो फ्लूइड है वो शेयर बना रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू अपना विस्कोसिटी का चीज़ क्या होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो या रेजिस्टेंस टू शेयर। शेयर मतलब कि किसी चीज़ को तोड़ना। अब ये फ्लूइड है, मान लो इसके अंदर आप जोर से घुसने की कोशिश करते हो, पानी होता है, पानी के अंदर छलांग लगा देते हो तो वो आपको चोट लगाता है। किसके कारण होता है, विस्कोसिटी के कारण, क्योंकि वो शेयर नहीं होने दे रहा खुद को, उसके अंदर विस्कोसिटी है। अगर वो विस्कोसिटी ना होती तो अचानक से आप उसके अंदर गिरते और नीचे जाके पड़ते बिल्कुल। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी है जो उसको शेयर करने से रोकती है, जिसके कारण आप उसके अंदर तैरते हो, या आप जब उसके ऊपर जंप करते हो तो आपको चोट लगती है। तो ये दोनों चीज़ें किसके कारण है, विस्कोसिटी के कारण है, शेयर नहीं होने दे रहे वो खुद को। अब मान लो यहाँ से ये एक लाइन के अंदर मैंने पार्टिकल्स रखे, थोड़ी देर के बाद चेक करूंगा, देखो जो नीचे वाली पट्टी है ये नीचे वाले पार्टिकल्स को मूव होने से रोकेगी, लेकिन ऊपर वाले पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यू मूव होते रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो अब पार्टिकल्स की स्पीड अगर देखी जाए तो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो गई, थोड़ी देर बाद चेक किया तो यहाँ पर पहुँच गए, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, जिसको अपन यू से लिखते हैं, तो ये वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, सबसे हाई हो गई। और इससे नीचे वाले पार्टिकल्स की इससे कम ही हो गई वेलोसिटी, इससे कम, इससे कम, इससे कम, और सबसे ज़्यादा नीचे वाले रुके हुए हैं अपनी जगह पे। तो थोड़ी देर के बाद चेक किया, ये सारे पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो अब ये क्या है, शेयरिंग ही तो है।
ठीक है, 1 सेकंड के अंदर कितनी शेयरिंग हुई यही तो अपन ने चेक करना है। अगर ये सारे पार्टिकल्स आगे मूव कर जाते तो शेयरिंग 0 थी, सारे के सारे पार्टिकल्स आगे मूव हो गए, शेयरिंग है ही नहीं। लेकिन जब नीचे वाले पार्टिकल्स तो अपनी जगह पे रुके रहे और ऊपर वाले पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के बहुत आगे निकल गए, इट मींस शेयर हो गया वाटर के अंदर, जो उसके पार्टिकल्स से एक दूसरे के ऊपर स्किड कर गए, स्लाइड हो गए। तो इसको अपन किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, ठीक है। और इसकी जो धारा की ऊंचाई है उसको अपन लिखते हैं वाई से, ठीक है, कितनी ऊंचाई तक पानी बह रहा है। अब अगर देखो मान लो कि u को एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं, u जो है हर एक फ्लूइड के लिए अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे जो धारा बह रही है उसके लिए जो y है, जो धारा की ऊंचाई है वो बराबर है। तो अब बात किसकी रह गई, u की रह गई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, फार्मूला क्या कह रहा है कि शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू म्यूम इंटू du डिवाइडेड बाई dy। इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस ऑफ वाटर, शेयर कितना हुआ, ठीक है। शेयरिंग मतलब कि वाई के अंदर कितनी मूवमेंट आ गई इन विद रिस्पेक्ट टू सॉरी यू के अंदर कितनी मूवमेंट आ गई विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के होते हुए। अब वाई इतना है, वाई कांस्टेंट है, लेकिन यू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो टाउ जो है शेयर स्ट्रेस जो है बढ़ती चली जा रही है। और इन दोनों के बीच में कांस्टेंट क्या है इक्वल पुट करने के लिए, म्यूम, म्यूम क्या है, विस्कोसिटी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब ये विस्कोसिटी ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और डी वाई क्या है इसकी हाइट, हाइट ऑफ फ्लो, ठीक है, फ्लो कितनी ऊंचाई तक बह रहा है, ठीक है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये कोहेशन फोर्स के साथ कारण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप म्यूम निकालना चाहे तो म्यूम कैसे निकल सकता है, म्यूम इज इक्वल टू टाउ, ये डी वाई जो है इधर चला जाएगा, टाउ इंटू डी वाई, जो डी यू है वो डिवाइडेड में चला जाएगा डी वाई, ठीक है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यूम की यूनिट क्या बन जाएगी, म्यूम इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है बेटा, जो सिंपल विस्कोसिटी होती है अगर उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाती है, म्यूम डिवाइडेड बाय रो। यहाँ पे ये क्या है, सिंपल विस्कोसिटी है या डायनामिक विस्कोसिटी बोल सकते हैं इसको। डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, डेंसिटी से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आएगी ये क्या होएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होएगी, कि इतनी यूनिट, इतनी डेंसिटी में इतना रेजिस्टेंस आ रहा है, इतना म्यूम बन रहा है। अगर इतनी डेंसिटी है तो इतना रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस बन रहा है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा आ जाएगी। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा आएगी, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम आएगी, ठीक है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन ने अभी अभी पढ़ा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को किससे कैलकुलेट किया जाता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से। और अगर आप डेंसिटी को देखें, डेंसिटी को किससे मेज़र करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा यहाँ पे और किलोग्राम यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन उल्टा कर देते हैं इनको, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब मीटर रह गया, ठीक है। न्यूटन सेकंड्स, अब न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फार्मूला होता है। यहाँ पे मास को जो है अपन मास को m से लिख देते हैं और एक्सेलरेशन को फिर से अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन अपन कैलकुलेट करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मास इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको आगे चल के निकालेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास को किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे किलोग्राम लिख देता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे इनटू ये जो एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये सारा क्या बन गया, न्यूटन की जगह पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूटन लिखना था ना, न्यूटन को मैंने क्या लगा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का फार्मूला अपने को पता है कि मास को किस में कैलकुलेट किया जाता है, किलोग्राम के अंदर, और एक्सेलरेशन को न्यूटन की जगह पे एक्सेलरेशन भी लिखना है, तो एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये दोनों किसका फार्मूला हो गया, न्यूटन का। उसके बाद सेकंड की जगह पे मैंने सेकंड ही लगा दिया, ठीक है। मीटर स्क्वायर नीचे पहले ही कट गया था, ठीक है। डिवाइड में क्या आ गया, यहाँ पे किलोग्राम डिवाइड में है, यहाँ पे मीटर, ऊपर मीटर स्क्वायर से मीटर कटा तो ऊपर मीटर रह गया था, किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या है, मीटर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, ठीक है। सेकंड से सेकंड स्क्वायर कटेगा तो एस रह जाएगा नीचे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई ये, ठीक है। ऐसे अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फार्मूले यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो यूनिट बनती है ऐसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपन ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा सरफेस टेंशन की, एक लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। अगला जो कैपिलैरिटी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, जब आपने कई बार देखा होगा कि कोई कप है, कोई गिलास है, उसके अंदर आपने फ्लूइड को ऊपर तक भर लिया, जैसे वाटर है, वाटर को यहाँ तक आपने भर लिया। अब आप एक्चुअल में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड किसे कहते हैं, जो फ्लो कर सकता हो, ठीक है, जो जिसको बहाया जा सकता हो उसको फ्लूइड बोला जाता है। तो एक्चुअल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, अगर इसके ऊपर एक ड्रॉप भी और फ्लूइड डाला जाता है, वो सारी की सारी ड्रॉप यहाँ से बाहर चली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं होता। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जब आप इस गिलास से ज़्यादा इस पानी को इसके ऊपर भरोगे तो पानी क्या करेगा ना, एक ऐसी शेप बना लेगा इसके ऊपर, ठीक है। गिलास के ऊपर, गिलास जो है यहाँ तक है, लेकिन पानी जो है उससे बाहर तक आ गया है, ठीक है, गिरा नहीं है अभी भी, दोनों तरफ से बिखर जाना चाहिए था, इसको इस तरफ से भी, इस तरफ से नहीं बिखर रहा। तो इसका क्या कारण है, यहाँ पे इसी प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसी सरफेस टेंशन के कारण ये जो फ्लूइड है ऐसा बिहेव करते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप इससे छोटे गिलास का एग्जांपल लें तो अपने को समझ में आएगा कि अब इस गिलास के अंदर क्या है, वाटर यहाँ तक है मान लो, ठीक है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। अब इसके अंदर ये सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब हर एक पार्टिकल को क्या होता है, एक दूसरे के प्रति कोहेशन की फोर्स होती है। कोहेशन होता है सेम तरीके के पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्शन होना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, सेम। अब जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये क्या करेगा, चारों तरफ के पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, और चारों तरफ जिस पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होगा उसी की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन चारों तरफ से फोर्स बराबर है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स ने इसको दबा रखा है, तो ये मूव नहीं कर पा रहा है एक्चुअल में। लेकिन ये चाह रहा है कि इस तरफ के पार्टिकल्स के साथ भी मैं बॉन्डिंग बना लूँ, उस तरफ मूव कर जाऊँ, ऊपर वाले के साथ भी ऊपर की ओर मूव कर जाऊँ, इस तरफ भी, इस तरफ भी, चारों तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन सारे तरफ से फोर्स बराबर है, इसीलिए किसी तरफ को मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप बात करें ये सरफेस वाले एटम की, ये सरफेस वाले एटम के साथ क्या हो रहा है बेटा, ये सिर्फ नीचे की ओर मूव कर सकता है, या इस तरफ इन पार्टिकल्स के साथ बॉन्डिंग बना पा रहा है, ऊपर तो इसके कुछ है ही नहीं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इस पार्टिकल को मूव करने के लिए सिर्फ अंदर वाली साइड की ओर चाह रहा है ये मूव करना, सिर्फ अंदर वाली साइड की ओर मूव। लेकिन आपा ने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल या इस पार्टिकल की बात करते हैं, इस पार्टिकल को क्या करना है, अब अपने को तो चाहिए कि इसको अपन ने क्या करवा दिया, और भर दिया। होना तो ये चाहिए था कि ये बाहर की ओर मूव करे, लेकिन ये क्या करना चाह रहा है, अपने जैसे पार्टिकल्स की ओर मूव करने की कोशिश कर रहा है। और फोर्स किस तरफ बढ़ रही है, बाहर की ओर तो कोई फोर्स लगी नहीं रही, नहीं तो ये नॉर्मल हो जाता और बिखर जाता। फोर्सेस किस तरफ लग रही हैं, सिर्फ अंदर की ओर लग रही हैं, अपने जैसे पार्टिकल्स कहाँ हैं, अंदर की ओर हैं, जिसके कारण ये अंदर की ओर मूव करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये सरफेस टेंशन बन रही है। ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड are attracted towards
the same fluid particles सेम फ्लूइड पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण फ्री सरफेस के ऊपर हैज ए फोर्स विच इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, उसी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। क्लियर है। अब सरफेस टेंशन क्या है? फ्री सरफेस के ऊपर लगने वाली, जो फ्लूइड का फ्री सरफेस है, अब ये फ्री सरफेस है, इसके ऊपर लगने वाली इनवर्ड फोर्स जो कि इसके फ्लूइड पार्टिकल्स की ओर इसको अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स के कारण ये अंदर की ओर मूव करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन बोला जाता है। अंदर की ओर मूव करेंगे, बाहर की ओर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आज का अपना टॉपिक था। सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा आपने और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, इनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।